अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, मुल्की सियासत में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जिस पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम मुसलसल कराची के हालात पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि कराची इस वक्त वाकई आफत ज़दा बन चुका है और अब तो बाकायदा तौर पर उसे डिक्लेयर भी कर दिया गया। न सिर्फ कराची को बल्कि और भी कुछ अजला हैं, 7 अजला तो अब कराची के ही हैं और दीगर अजला समेत अब आफत ज़दा करार दे दिया गया है बहुत सारे सिंध के इलाकों को। लेकिन क्या इससे सिर्फ मसले का हल हो जाएगा या वाकई कोई अमली इक़दामात भी किए जाएंगे या नहीं? अब 2-3 आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जिस तरह से कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, अब वाकई कुछ 1 साल के अंदर हमें करना होगा ताकि अगली दफ़ा ये सूरत हाल ना हो। वो क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कराची का दौरा करने वाले हैं, उनके पास क्या प्लान है? उन्होंने भी ऐसी ही कुछ अज़्म का इजहार किया है, ऐसी ख्वाहिशात का इजहार किया है कि वो अब 3 मसाइल तो कराची के बिल्कुल मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर देंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ लारे हैं, दिलासे हैं या वाकई ऐसा हो पाएगा? इस पर आज ख़ास तौर पर बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर इस सारी सिचुएशन में जो माशी नुकसान हुआ है उसका इजाला कैसे होगा और आगे क्या ऑप्शंस हैं कि मईशत का भी जो है हाथ पकड़ा जाए और उसको भी आगे लेकर चला जाए। और आखिर में थोड़ी बात कश्मीर के हवाले से भी करेंगे कि जहाँ पर हमने देखा है कि पाकिस्तान अभी तक अगरचे कोशिश भी करता रहा है, लेकिन ना तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकी है, ग्राउंड रियलिटीज़ को तब्दील किया जा सका है, और ना ही अभी बहुत हद तक हमें सिफारती वो हिमायत हासिल हुई है जिसके जो हमें चाहिए या जो दरकार है। तो इस सिलसिले में मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं उस पर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम में हिलाली साहब ने भी आज हमें फाइनली स्टूडियो से ज्वाइन कर लिया है और कल वो पहुंच नहीं पाए थे, तो उन्हीं से बात का आगाज़ मैं करूंगी। हिलाली साहब, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द ऑफिस। लेकिन कल जो आपने बड़ी सिचुएशन ख़राब देखी, बड़ी मुश्किल भी हुई आपको, आप ऑफिस पहुँच नहीं पाए हमारे प्रोग्राम तक। क्या आपको आज कुछ सिचुएशन में बेहतरी नज़र आई? क्योंकि कल भी ज़ाहिर है आपने ट्रैवल किया बाहर, आज भी आप आए हैं, तो कुछ कल की निस्बत आज तजर्बा बेहतर हुआ? हाँ समीना, मेन रोड्स जो हैं वो ज़्यादातर वाटर लेस हैं, मगर कुछ ऐसे इलाके हैं वे अभी भी डिचेस हैं और खड्डे हैं और 1-2 फुट का पानी अभी तक उधर खड़ा हुआ है। तो मेरे ख़्याल में कि सबसे, मगर वो बात इतनी नहीं है कि सड़कें कैसे, ख़ास तौर मेन रोड्स के, ये जो घर के अंदर पानी चले गया है वो नहीं कम हो रहा है, और जब कम होता है बड़े आस्ते से कम हो रहा है। एंड व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, वो जो मक जो घरों के अंदर आ गया है, और ना सिर्फ संजानी में जिधर एक तबाहकुन हालात है, मगर फ्रैंकली इन द बेटर एरियाज ऑफ टाउन, डिफेंस में भी हर दूसरा आदमी फ़ोन करके कहता है कि भाई घर के अंदर पानी आ गया है। तो व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि क्या हम लोग क्या करेंगे इसको फिक्स करने के तरह। एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे दिया गया था, वो जो हमारे टाउन प्लानर एक हैं, उन्होंने कहा था कि जब देखिए जब पानी गिरता है तो फिर वो वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, माने वो खुद नीचे आता है, और एक किस्म के वेन्स होते हैं घरों में नहीं, ज़मीन पे जो वो पानी नीचे आता है, छोटा छोटा ये वो कतरा कतरा। अब उस एरियाज़ में जाके इन्होंने घर बना लिए हैं, तो जब पानी गिरता है तो यू वोंट बिलीव इट, वो नीचे नहीं आ सकता है, जाहिर है घरों के अंदर ही जाता है। तो ये हालत है। आई एम नॉट अ टाउन प्लानर, मगर अब लोग पूछ रहे हैं, अब लोग दे गोइंग बैक टू बेसिक्स। वो पूछते हैं भाई खुदा के लिए ये निगलेक्ट जो हुआ है, ये एक मॉडर्न सिटी का, हम तो कराची को एक मॉडर्न सिटी बनाने जा रहे थे, ये तो मोहनजोदारो हम बना रहे हैं कराची को, माने कि वी आर रिवर्टिंग टू द प्री हिस्टोरिक डेज। ये क्या हो रहा है? दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम इधर से गए क्यों, फ्रॉम द सिटी ऑफ लाइट्स टू, वो कहते हैं जैसे किसी ने डिस्क्राइब किया इस्लामाबाद वेल लिट सेमेट्री, माने कि ये था
क़ायद आज़म का सिटी, ये था कराची का मेट्रोपॉलिटन, ये था जो हर पाकिस्तानी, एवरी सेगमेंट ऑफ पाकिस्तानी का रिप्रेजेंटेशन था। तो क्यों निकल के एक एरिया चले गए? इसलिए कि अयूब खान का जो गांव था रेहाना, वो मरगला को आप पार करके उधर पहुंच सकते थे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अब लोग इस किस्म के सवाल करने लगे। वो पूछ रहे हैं वारिस कौन है कराची का? कोई नहीं है वारिस कराची का। म्यूनसिपैलिटी कहती है हम नहीं है। सिंध गवर्नमेंट कहते हैं कि रेलवे, पोर्ट कासिम, कैंटोनमेंट, DHA, KMC, KDA ये अपने कानून हैं इनके। क्या ये गवर्नमेंट आके वो फिक्स करेगा ये सबको? और मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज बीन अ मॉन्यूमेंटल फेलियर और ऑल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड। कोई मास्टर प्लान ही नहीं है समीना कराची का। वेरी राइट सर। जिसके पास बिल्डिंग अथॉरिटी है वो पैसे बना के काका साहब भाग जाए। MQM आया वही, वो अपने लोगों को नालों पे सेटल कर रहे हैं चाइना कटिंग्स दे के उनको खुश करने के लिए। एवरी पार्टी डिड दिस। अब कराची का, अब देखिए एक छोटी सी बात है, आप देखे होंगे रोड्स में ड्रेन्स होते हैं। एक तो ड्रेन्स होते हैं, एक सीवरेज सिस्टम है। अगर आप वो जो सुअर्स के कैप्स होते हैं अगर वो आप उठा दें और वो रेन की पानी वो नाले में सीवरेज में डाल दें, तो वो जो पाइप्स हैं वो उनके पास इतना ताकत नहीं है टू बेयर द लॉस, टू बेयर द फ्लो, और वो फट जाते हैं। जब वो फट जाते हैं अंडरग्राउंड सब चीज उबल जाता है। तो आप आई जस्ट डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू बी। बिल्कुल सही। तो मास्टर प्लान नहीं है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। वेरी राइट, बताते हैं। मैं हिलाली साहब आती हूँ दोबारा भी आपकी तरफ। आपने बड़ा जब ये लोग मुझे नहीं बिफोर यू गो अवे मैं ये बनाना चाहता हूँ, जब लोग मुझे ये कहते हैं तो फिर मैं इमरान खान साहब का वेरी फेमस फ्रेज रिपीट करता हूँ, घबराना नहीं, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और आपकी बात में मुझे कई दफ़ा ऐसे भी लग रहा था आप कहने वाले हैं कि जब चूंकि पानी ज़्यादा आ गया है तो ऑब्वियसली ये बारिश भी ज़्यादा आ गया तो पानी भी ज़्यादा आ गया है। तो इस वक्त हम सिर्फ फ्रेजेस ही याद कर सकते हैं क्योंकि और तो जो सूरत हाल है ना वो कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन इमरान साहब अभी भी बारिश थमी नहीं है, अगला स्पेल भी दाखिल हो गया और कल फिर बारिश आएगा और कल इससे भी ज़्यादा पानी आ जाएगा और पहला पानी अभी निकला नहीं है और फिर मज़ीद पानी जब आ जाएगा तो वो पानी कहाँ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हिलाली साहब को आज डबल मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हिलाली साहब आपको डबल मुबारकबाद है आज। पहली इसलिए कि आप कोरोना से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बचा के दोबारा आज हमारे पास स्टूडियो में बैठे हुए इतने महीनों के बाद। दूसरी मुबारकबाद ये है कि आप कराची के इन हालात में भी ऑफिस में तक पहुंचने में कामयाब हो गए, तो आपको ये मुबारकबाद। अच्छा मैं ना आज समीना थोड़ी सी ना हम तो कराची के हवाले से हुकूमतों पे तनकीद करके तमाम सियासी जमातों के ज़मीर को झंझोड़ के थक गए हैं। सच्ची बात ये है। मैं तो कहता हूँ कि आज ना हम ज़रा इस पे बात इन सियासी के अलावा बात करें कि असल है क्या, कराची की प्रॉब्लम क्या है। कराची की प्रॉब्लम ये है कि शहर एक है, वो कहते हैं ना 100 मुल्लाओं में मुर्गा हराम, उसी तरह एक कराची है और उसके जनाब 6 के करीब हुक्मरान है। वैसे वो मुहावरा तो 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाला था, लेकिन यहाँ ज्यादा ही है। हाँ ये 100 मैंने जानबूझ के 100 कहा इसलिए कि यहाँ 100 तो हुक्मरान है। देखें वफाकी हुकूमत का कंट्रोल कुछ इदारों पे है, सूबाई हुकूमत का कंट्रोल कुछ इदारों पे है, जिलाई नाम ने आज जो हुकूमत है उसका कंट्रोल कुछ इदारों पे है, कैंट के कुछ अपने इदारे हैं, उसके बाद KDA उसका अपना, DHA का अपना। ओ खुदा के बंदो साइट अलग। ओ खुदा के बंदो आपने इतने जो है ना हुक्मरान तो वहां रखे हुए हैं, तो बेबस अवाम जो है उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं आज बड़े अफसोस और दुख के साथ ये कहता हूं कि मैं आज इसका कसूरवार भी अपनी कराची के अवाम को समझता हूँ। सबसे ज़्यादा टैक्स दें कराची वाले, सबसे ज़्यादा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें कराची वाले। यहाँ पंजाब में, KP में, कश्मीर में किसी को जॉब नहीं मिलती थी, किसी को काम नहीं होता था, तो वो कराची का रुख करता था। और कराची एक ऐसा बड़े दिल वाला शहर था सबको संभाल लेता था, जो सबको संभाल लेता था, सबको रोजगार भी मिलता था। लोग यहाँ के कंगाल लोग तो आप उनके ऊपर कैसे डाल रहे हैं? वो तो बेचारे पहले ही पिस रहे हैं, ऊपर से आप उनके ऊपर डाल रहे हैं। भाई मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जब आप
अपने हुक्मरानों को, अपने इदारों को टैक्स देते हैं, तो उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते? यहाँ जब ये सब कुछ हुआ, अभी चाइना कटिंग की बात कर रहे थे लाली साहब, तो कराची वाले ही है ना जो उस चाइना कटिंग को रोका नहीं। कराची वाले ही है ना जिन्होंने ये देखा कि ये नालों के ऊपर आबादियां बन रही हैं। कराची वाले ही है ना जिन्होंने देखा कि जो रेलवे ट्रैक था उस पर आबादियां बन रही हैं। ये सारी चीजें जो है, मैं ये कराची वाले से पूछती हूँ। हाँ, लाली साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं, लाली साहब क्या वजह है कि जब बार बार ये ज्यादतियां हुई फिर भी इसी अवाम ने उसी MQM को वोट दिया, उसी पीपल्स पार्टी को वोट दिया? क्यों दिया है ऐसा, जब आपको पता था कि आपके साथ मुसलसल ज्यादतियां हो रही हैं? देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, वोट क्यों दिया। तो बिल्कुल 12 साल तक हम पीपल्स पार्टी को वोट मिलता रहा है और सिंध की हालत देखें, वेरी करेक्ट। मगर देखिए हम क्यों नहीं पकड़ते हैं उनको जाके, इसलिए कि वो जब उनको पकड़ने जाए तो वो जो लोग होते हैं उनको बचाने के लिए वो उनके पास बंदूकें होते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं वो बंदूकें, अगर आप जाएं उनको पकड़ने के लिए। नहीं तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मेरा साथी मुझे कहा है कि आपका आके गला पकड़े तो अगर आपने मुझे मारा तो मैं उसको बिल फिर तो आप उसको भेजूँगा। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ समीना, वो ये है कि क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ उनको पकड़ा क्यों नहीं, हमारे पास पैसे हैं ये सब चीज़ ठीक करने के लिए। मिसाल आप पूछेंगे किधर हैं और कैसे हैं, देखिए मैंने पूछा कि वेयर इज़ द मनी गोइंग टू कम फ्रॉम। मैं आपको बताता हूँ, ये नवाज शरीफ ने उसके आखिरी लास्ट बजट, उसकी आखिरी बजट में कितने पैसे दिए? 541 बिलियन, 540 बिलियन अरब रुपया उसने एग्जेम्पशंस दिए थे। एग्जेम्पशन माने एक किस्म का तोहफा। किसको? उन लोगों को, वो जो सोचता था उनको एग्जेम्पशन चाहिए उस फील्ड में। बड़ी अच्छी बात है। जब इन लोग आए तो हमने कहा भाई एग्जेम्पशन सब ख़त्म हो जाएंगे। मगर जून 2019 में हमने ये देखा कि 970 अरब रुपया एग्जेम्पशंस दिया गया है और इस बजट में 1150। तो मैं सिर्फ कहता हूँ आपको कि ये एग्जेम्पशंस जो आप दे रहे हैं, खुदा के लिए इनको ख़त्म करें और वो इंफ्रास्ट्रक्चर करें कराची में जो ये एग्जेम्पशंस भी आप दे रहे हैं। क्यों नहीं? आप कहते हैं हम लोग टैक्स नहीं देते, हम तो देते हैं, हमें तो एग्जेम्पशन नहीं मिलता। मगर जिन लोगों पैसे का मसला नहीं है, पैसा सही जगह पे लगता नहीं है ना लाली साहब, वहीं पे बात आ जाती है। पैसा तो मिलता है लेकिन लगता नहीं है। मगर एक और चीज, और देखिए एक और चीज मैं कहने वाला हूं, लगता नहीं है, वो चोरी जो करते हैं तो फिर उनको पकड़ना चाहिए, वो तो ज्यादा है। आपके पास नैब है, दिन रात वही करना, उसको वही करता है ना। अब आपको मैं बताता हूं एक बात और समीना, एक ज़माने में इमरान खान साहब ने एक एमनेस्टी स्कीम दिया और उन्होंने इस एमनेस्टी स्कीम में कहा कि अगर आप ये एमनेस्टी स्कीम इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस डेट के बाद आपके पास अगर हमने पैसे पाए जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो हम पैसे ज़ब्त कर लेंगे और आपको भी सज़ा मिलेगी। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 900 अरब एक आदमी के पास है इस वक्त, जो उसने डिक्लेयर नहीं किया है। मुझे किसी ने फोन करके कहा कहें आप, और आए उनको कहें मुझे पूछें। यू सी द पॉइंट आई एम मेकिंग इज समीना कि जब ये फेयरली नहीं होता है, जब ऐसे एग्जेम्पशंस होते हैं तो लोग कहते हैं यार हम क्यों टैक्स दें। माई पॉइंट इज कि लेट्स गेट रियल। अभी एक नई गवर्नमेंट, एक ईमानदार आदमी आया है, वो खुद ये कानून लाया, चलें इस पे आगे बढ़े, पकड़े लोगों को। एक आदमी नहीं पकड़ा गया है, कमाल है। हिलाली साहब, सर उसके बाद हिलाली साहब सिचुएशंस भी तो बड़ी चेंज हुई। हिलाली साहब तो हुकूमत की बात करते हैं ना, उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जी एक बंदे के पास। मैं अभी आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। जुलाई में नासिर हुसैन शाह साहब जो मिनिस्टर हैं, सूबाई वजीर हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि जी वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए दिए हैं कराची में नालों की सफाई के लिए इस जुलाई में। हिलाली साहब आप समझते हैं कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए अगर कराची के नालों की सफाई पे खर्च हुए होते तो आज कराची की ये हालत होती?
नहीं, लेकिन मसला सिर्फ नालों की सफाई का नहीं रह गया इमरान साहब, बात बहुत आगे चली गई है। समीना सुने बात किस तरह से आगे जाती है। मैं एक मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा। एक शहर है दुनिया में जिसको टोक्यो का नाम दिया जाता है, सबको पता है, जापान का दारुल हुकूमत है। उसमें आपको पता है 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। बारिश ज्यादा। हाँ जी, लेकिन वहां कभी भी पानी इस तरह से खड़ा नहीं होता, इस तरह से। क्यों? बहुत सारे ऐसे नहीं, सुन लें, इसलिए कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे 300 कुछ मिलीमीटर बारिश हो तो हाल जो शहर का हो जाता है उसका हाल देख लें। अब बात ये है हिलाली साहब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक आपकी ये विल ना हो कि आपने वाकई ये करना। जो आपने इमरान साहब पॉइंट उठाया ना, ये बड़ा वैलिड है कि बात सिर्फ नालों की सफाई नहीं है नाजरीन, क्योंकि नालों की सफाई तो हमने देखा एनडीएम में कर भी गया था ये जब पिछला स्पेल था उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद और ज़्यादा बारिश हुई तो फिर नाले, फिर वही सिचुएशन थी। तो इसका फिर मसला क्या है, मसला को समझने की कोशिश करते हैं। साबिक मेयर कराची और पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ भी, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी इन करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपसे भी हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि पहले तो हम यही सुनते रहते थे कि जी इसलिए ये सब बर्बादी हो रही है, नाले साफ़ नहीं हुए, कचरा नहीं उठा, इसलिए पानी का ब्लॉकेज हो गया, इसलिए ये मसले मसाइल हो गए। लेकिन अब नालों की सफाई भी हो गई थी, उसके बावजूद भी जो सूरत हाल है उससे भी ज़्यादा वर्स नज़र आई है। तो आपको क्या नज़र आता है, हुआ क्या है फिर इस डिज़ास्टर के पीछे? देखिए 10 सालों से जो ये सूबाई और हुकूमत और ये जो ये सिटी हुकूमत है, ये इनकी टोटल जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इनका लगाव है, जो इनका एटीट्यूड है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है जो आपको नजर आ रही है। सारी चीजें मसाइल होना, यकीनन बारिशें जो है वो एबनॉर्मल थोड़ी सी हुई हैं, ज्यादा बारिशें हुई हैं। मसला जो है वो ये नहीं है कि मसाइल है, मसला ये है कि मसाइल के ऊपर जो रिएक्शन है, मसाइल के ऊपर जिस तरह से इंतजामिया को रिएक्ट करना चाहिए था, मसाइल से पहले जिसकी तैयारी करनी चाहिए थी, इसलिए ये तमाम चीजें जो है वो भाई अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है। ये तो तमाम मेट ऑफिस ने तमाम चीजों को पहले से दिन, घंटे, तारीख सब चीजें बता दी थी। उस पर जो इंतजामिया का रिस्पॉन्स होना चाहिए, सूबाई हुकूमतों का, सिटी हुकूमतों का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, जो उसके ऊपर कंसर्न होना चाहिए, वो कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आया। आई मीन ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जो एक बोलने के अल्फाज नहीं है, बल्कि सही मायनों में लावारिस जैसे कहते हैं ना, लावारिस, कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एक टोल फ्री नंबर नहीं कि जिसपे आप अपनी कंप्लेन करके बता सकें। सेम गोज विद द कैंटोनमेंट बोर्ड एज वेल। डीएचए तबाह बर्बाद हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके सारे पानी में डूब गए। तो सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके सबका फेलियर जो है वो बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गया। और ये सिर्फ इस वजह से इन तमाम लोगों की कोई ओनरशिप नहीं दिखाई, उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने 10 सालों से, और ये 10 सालों में जो उन्होंने बोया है वो कराची वाले काट रहे हैं। आपने कहा ओनरशिप नहीं ली, लेकिन एमक्यूएम तो हमेशा बड़ी यार बनती है कराची की और बड़ी ओनरशिप लेती है और वोट भी लेती है, और उनके मेयर का ये हाल था, आपने देखा है कि वो जब उनकी मुद्दत ख़त्म हुई है मुलाजमत की, तो उसके बाद वो रोते हुए गए, और वो तो रोना धोना सारा अपने टेन्योर में भी करते रहेंगे, जी मेरे पास इख्तियार नहीं है। आप समझते हैं उनका रोना जायज़ था, वाकई वो बेबस थे? ये जो आखिरी ड्रामा उन्होंने किया है, ये अपने करप्शन, अपनी नाकामी का रोना है बेसिकली। ये अपने आगे के जो उनके मामलात हैं, उनको पता है कि जो उनके लिए चीजें ठीक नहीं हैं, आगे के हालात जो खराब हैं और टोटल फेलियर हैं, लूजर हैं ये। इस वजह से उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। वरना अगर किरदार वाले आदमी होते तो अगर पहले साल, दूसरे साल के बाद 2015 में ये मेयर बने हैं, 2016-17 में जब नजर आ गया था, तो फिर ये अपनी पूरी तमाम कोशिशें करते। पहले अपने पैसे तो जो उनके पास थे वो सही से इस्तेमाल करते, उसमें करप्शन नहीं करते। फिर उसके बाद नए इख्तियारात लेने के लिए बात करते, और बातों से बात नहीं बनती तो उसके बाद सड़कों पर आते, अपने काउंसलर को लेकर, अपने यूसी चेयरमैन को लेकर, अपनी पार्टी के वर्कर्स को लेकर सड़कों पर आते। पूरी दुनिया इनकी सपोर्ट करती, जायज बात मानते, सपोर्ट करते। इन्होंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ और सिर्फ इस इख्तियारात के ना होने का रोना रोते रहे। और जबकि ये इख्तियारात और वसाइल अपने हाथों से इनके गवर्नर थे, इनके वजीर थे 2013 में जब ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया है, और 2015 तक ये वजीर रहे हैं। इन्होंने अपने हाथों से कराची के इख्तियारात और हुकूक जो है वो बेचे हैं, दिए हैं। तो ये रोना रो नहीं सकते। तो टोटल मुनाफकत है, टोटल फेलियर है, टोटल कराची की दुश्मनी है। अच्छा, आप साथ ही रहिएगा मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन जो बल्दियाती आपने इदारों की बात की है, बल्दियाती हुकूमत की बात की, हिलाली साहब की तरफ वो ले जाते हुए, हिलाली साहब
हम तो हमेशा यही सुनते रहे कि जी अगर स्ट्रॉन्ग आपकी लोकल गवर्नमेंट आ जाएगी तो उससे ये मसले हल होंगे, क्योंकि ये नाले साफ कराना या ये चीज़ें करना ये कोई सीएम का काम नहीं है, ये तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट एड्रेस करती है ऐसे इश्यूज। तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे बलदियाती हुकूमत थी भी तो वो कुछ नहीं कर सकी, तो आगे कोई आ भी जाएगी तो वो कौन सा तीर मार लेगी? जैसे अब लोग बड़ा कह रहे हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दोबारा इसका सेटअप होगा तो फिर बात बनेगी। हिलाली साहब नहीं, तो अगर इसी सिस्टम को आप कंटिन्यू करें, देखिए डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी 18th अमेंडमेंट के बाद फ्रॉम द फेडरल कैपिटल टू द प्रोविंस, फ्रॉम द प्रोविंस टू द लोकल बॉडी, वो लोकल बॉडी में डिवॉल्व नहीं हुआ है, आके प्रोविंस में फंस गया है। क्यों? इसलिए कि चीफ मिनिस्टर साहब सब चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और इसी तरीके से वो पैसे भी बनते हैं। डोंट वी नो दैट? वो क्या रो रहा था अब अख्तर, ठीक कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, ही शुड हैव डन मैनी थिंग्स। इससे पहले मैंने भी आपको कहा था लास्ट, मगर अब तो लोग उस बेचारे पे हंसते हैं, मगर अब ये मैं आपको कह सकता हूं कि वाकई उसके पास इतने पावर्स नहीं है। और साथ साथ जो इमरान खान ने और मैंने भी पॉइंट आउट किया है, कितने 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 किस्म के अथॉरिटीज़ हैं जिधर लोकल गवर्नमेंट डज नॉट अप्लाई, DHA, KDA और रेलवेज और पोर्ट कासिम। तो ये सब चीज़ें को देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर चेंज। डिवॉल्व करो अथॉरिटी, लोकल काउंसलर्स को जो इलेक्ट होके आते हैं और उसी जगह में रहते हैं, वो चाइना कटिंग को नहीं परमिट करेंगे। मगर ये नहीं, अपने सपोर्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए ये ऐसी चीज करते। अब आप डिफेंस की बात करें, मैं आपको बताता हूं, मेरे वालिद साहब के पास घर था, 2 साल पहले हमने उनका टैक्स, उनका पानी का टैक्स 80,000 सालाना। तो जब मैं गया देने के लिए मेरे भाई के साथ, मैंने कहा कि भाई तुम लोगों के पास यू हैव द गोल टू आस्क फॉर टैक्स, जब तुम्हारा एक कतरा पानी नहीं आता है और हम टैंकर्स मंगवाते हैं। कहते हैं जी बस यही है, वाटर टैक्स हो आपको देना। मैंने कहा काट दो मेरा लाइन। कहते हैं वो नहीं काट सकता, इसलिए अगर आपका लाइन काटे तो दूसरे घर में नहीं आएगा। कैन यू इमेजिन? वेरी राइट। आई मीन लोग कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देते हैं, मगर जब हम बगैर कुछ चीज वसूल करके टैक्स हमारे से लेते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इट सीम्स। क्या यार, छोड़ो बातें। आप साथ हैं हिलाल साहब, लेकिन ये तो हमने बलदियाती उस पे बात की ना, लोकल गवर्नमेंट पे। इमरान साहब मैं आपकी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ लेके आऊंगी, इस पे भी आप कमेंट करना चाहें तो आप प्लीज कीजिएगा। लेकिन अब तो हमें नज़र आ रहा है कि जो फेडरेशन है वो भी बड़ा इंटरेस्ट ले रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुसलसल बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और आज तो उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम 3 जो मसले हैं, कचरे का भी, पीने के पानी का भी और निकासी आब का भी, तो मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने जा रहे हैं और वो आ भी रहे हैं कराची। चौधरी शुजात ने उन्हें ये मशवरा दिया है कि आप बाकायदा वहाँ पे हफ्ता रहें जाके, फिर आपको समझ आएगी कि क्या सिचुएशन है और उसको वहीं बैठ के डील करें। तो आप समझते हैं कि चौधरी साहब के मशवरे पर अमल करेंगे? समीना, आपको याद होगा हमने कल ये खबर दी थी आपने कि कराची आ रहे हैं वज़ीर आज़म के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म का बड़ा कंसर्न है। लेकिन मैं नहीं ये समझता कि एक हफ्ता रहने से ये मसाइल हल हो जाएं या ना रहने से हों। असल चीज़ ये है कि ये किसी चीज़ का हल नहीं होता कि आप मौके पे जाके बैठें तो मसला हो। सिस्टम तो इस तरह का होना चाहिए कि आप जहाँ मर्जी ये काम हो। नेमतुल्लाह खान साहब, अगर आप माजी करीब में चले जाएं तो वो पहले मेयर थे कराची के जिन्होंने वाकई कराची पे काम किया था। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दोस्त। ये जब आए तो इन्होंने उनके काम को मज़ीद आगे बढ़ाया, और इनकी खुशकिस्मती ये कि मुशर्रफ दौर में इनको फंड्स भी उस तरह से मिल गए कि ये कराची में, हाँ जी, ये कराची में काम जो है ना इन्होंने किया। बाकी उसके बाद क्या हुआ ये है कि कराची की सफाई तो नहीं की गई, लेकिन हाथ की सफाई ज़रूर दिखाई है। वो वफाकी हुकूमत ने भी दिखाई, वो सूबाई हुकूमतों ने भी दिखाई, और वो लोकल गवर्नमेंट जो थी ज़िलाई हुकूमत उसने भी दिखाई। जिसको मौका मिला उसने कराची में खूब हाथ की सफाई दिखाई। अब अगर वज़ीर आज़म वाकई जिस तरह से उनका विजन है, वो चाहते हैं कि ये मामला हल करना, तो उनको चाहिए, जिस तरह हमने कल कहा था, कि वो इस पे एक इस तरह की बॉडी बना दें। अगर कोई ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ता है वो कर दें, खुदा का वास्ता कराची कुछ कंट्रोल में लें, खुदा का वास्ता कि कराची के मामलात को सीरियसली लें। मैं जरा मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी कुछ बात करती हूँ ना वफाकी हुकूमत के हवाले से, कि उनके पास क्या सजेशंस हैं उनके लिए। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताएं मुस्तफ़ा कमाल साहब कि आपको लगता है
प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और वफाकी हुकूमत ओवरऑल भी कुछ करना चाह रही है कराची के लिए, और कर सकेंगे वो, और पीपल्स पार्टी करने भी देगी, ये सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को के जो लोग यहाँ पे है ना मौजूद, इमरान खान साहब के, उनको पता ही नहीं है, उनको अपनी गली का नहीं पता, तो वो कराची के को कैसे जानेंगे? कराची कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे समझने की चीज नहीं है। इसके लिए आपको अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, अपने बिस्तर को छोड़ना पड़ता है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। एक दिन में ये समझ नहीं आएगी। कराची लोग समझते हैं कि बड़ा ट्विटर पे बैठकर और फेसबुक पे बैठकर सोशल मीडिया पे कराची समझ में आएगा। माजरत के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लैपटॉप पे ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। मुझे अभी जो चीज नजर आती है, वफाकी हुकूमत के पास सही मायनों में मसाइल का इदराक ही नहीं है। मैं उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता, तो सबसे पहले उनको मसाइल को सही मायनों में समझने की जरूरत है। समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि वो मसाइल हैं क्या, फिर आप ही हमें समझा दें। लेकिन हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी पहले ओपिनियन ले लूँ। हिलाली साहब, क्या वाकई कराची के मसाइल को समझना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं? आपको क्या नज़र आता है? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू गॉट टू गेट आउट ऑफ बेड। आपको जानना है, आपको बूट्स पहन के, जो भी पहन के 12 बजे रात निकलना है, आपको देखना है। यू गॉट टू सी, सेंस, फील, टच, और फिर आपको जाके आपको कुछ पता चलेगा कि लोगों की फीलिंग्स क्या है और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। मगर एक चीज़ मैं अभी बताना चाहता हूँ, आप अपने टेबल पे बैठ के सोचो, कुछ खुदा के लिए कुछ सोचो। अब तरीका पैसे, आपके पास पैसे कम है तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्यों नहीं फ्लोट करते हो? म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे रिटर्न दो, बड़े पैसे आएंगे और आपका मसला कुछ हद तक हल होगा। ये क्यों नहीं सोचते हैं? You know, there are hundreds of other things that you can, financial plans that you can do. खैर, anyway, मैं तो सोच रहा था म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक, सही। आपके पास कभी नहीं इतने पैसे हो सकते हैं कि आप कराची को फिक्स करें। मैं बात करूं, ये जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं ना म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की, मैं कहता हूं कि अगर कराची वालों को इस बात का यकीन हो जाए कि वाकई हम जो पैसे देंगे वो कराची पे खर्च होंगे, तो सिर्फ कराची की बिजनेस कम्युनिटी नहीं, कराची का हर बंदा उसमें पैसे देगा। मैं इससे भी बढ़ के कहूँ, पंजाब के लोग देंगे, पूरे मुल्क से पैसे देंगे। उसकी वजह यह है कि हर सही शूर आदमी को इस बात का पूरी तरह से जब होता नजर आएगा तो पैसे देने में किसी को एतराज भी नहीं होगा। इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि कराची है तो हम हैं, कराची बचेगा तो हम बचेंगे, कराची में तरक्की होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर ये वाकई कराची में काम शुरू कर दे, सिर्फ विल होनी चाहिए या कुछ और भी चाहिए? क्या होना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लास्टली मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको क्या समझ में आता है? कराची का मसला है क्या, उसका हल क्या होना चाहिए? कुछ सजेशंस दे दें जाते जाते। मसला ये है कि भाई 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है, वो सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला को मिल गई है। सूबाई खुद मुख्तारी, सूबे को खुद मुख्तारी नहीं मिली, वो वज़ीर आला ऑफिस में आकर पार हो गई है वो चीज़। अब उसका हल ये है कि भाई कोई वफाक और वफाकी इदारे बैठकर वज़ीर आला को समझाएं कि भाई तुम्हारे ज़ात की वो नहीं है ये इख्तियारात, सारे वसाइल इसको नीचे देने की जरूरत है। जब जाके सूबा खुद मुख्तार होगा तो टाउन्स को दो, डिस्ट्रिक्ट को दो, यूसीज को दो। एक दूसरी बात यह है कि भाई जो पैसा मिलता है वफाक से एनएफसी अवार्ड की सूरत में, वो वज़ीर आला ऑफिस में आकर पार्क हो गया। वो कहता है मेरी अपनी मर्जी में जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहूँ दूं, जिसको ना चाहूँ दूं। तो कल को वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं कि भाई मेरी भी मर्जी में कि जिस सूबे को चाहूँ दूं पैसे, जिस सूबे को ना दूं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा मुल्क। तो अभी सूबे वज़ीर आला को बताने की जरूरत है कि ये आप आपके ज़ात के पैसे नहीं है, ये सूबे के लोगों का हक है। आप एक सर्टेन फार्मूले के तहत, जो कि पीएफसी अवार्ड का एक फार्मूला है, जिस एनएफसी अवार्ड के फार्मूले के तहत आप ले रहे हैं पैसे, उसी फार्मूले के तहत आप पीएफसी अवार्ड का इजरा करें और एक सर्टेन अमाउंट आप तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम सिटीज को आप जो है वो हर साल दें। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 ये कि जो कराची 6 डिस्ट्रिक्ट और अब 7वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। पहले 18 टाउन्स थे डिसेंट्रलाइज, तो एक इतना बड़ा शहर इतने सेंट्रलाइज तरीके से नहीं चल सकता, और उन डिस्ट्रिक्ट का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई लिंकेज नहीं है, और सिटी गवर्नमेंट को रिडंडेंट कर दिया गया है। इसको खत्म करके 18 टाउन और एक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बहाल किया जाए। ये 3 काम अगर वजीर आजम साहब और वफाकी इदारे, पाकिस्तान के रियासती इदारे
आकर बैठकर वजीर आला से ये काम करवाने में अगर कामयाब होते हैं या फिर ये काम करते हैं, जब जाकर सही मानों में स्ट्रेटेजिक इश्यूज कराची के रिजॉल्व होंगे। अदरवाइज तो ये नालों की सफाई और एनडीएमए और तमाम चीजें ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, इससे मसला हल नहीं होगा, मसला परमानेंट हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा कमाल साहब, आपने वक्त हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू की कराची के इशूज़ को हमने कोशिश की है कि डिस्कस करें, लेकिन कुछ माशी मसाइल भी इससे जुड़े हुए हैं जो कि हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उनके हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कराची के हवाले से, कराची के मसाइल के ऊपर, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल थे उस पर तो हमने बात की, लेकिन माशी मसाइल भी तो हो गए हैं और जो अब से नहीं हैं, पहले से ही चल रहे थे। कोरोना की वजह से जो सिचुएशन थी उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया मईशत को, और उसके बाद अब बारिशों की वजह से जो एक दफ़ा से फिर से हम एक लॉकडाउन सिचुएशन देख रहे हैं। तो कि ये देखने की बात ये कि आखिर इसका हल क्या होगा, कैसे अजाला होगा। इमरान साहब, आपको क्या समझ में आ रही है? जाहिर है पिछले कई दिनों से कारोबार उस तरह से मामूल के मुताबिक तो नहीं चल रहा और लोग तो अब इवन आमदोरफ्त भी ख़त्म होकर रह गई है, तो एक दिन के ही बंद होने से कराची अरबों का नुकसान होता है। अब क्या सिचुएशन है? ये सारा जो नुकसान पहले से चला आ रहा है, कोविड की वजह से पहले मार्केट्स बंद थी सिचुएशन, और अब ये कैसे इजाला होगा सारा? देखिए समीना, ये जो बड़े दुख की बात है कि कराची से सिर्फ अरबों रुपए का नुकसान ही नहीं होता। अब ये देखें कि जो लोग बेचारे यहाँ पे, लोगों का डबल ट्रिपल नुकसान हुआ है। बुनियादी वजह क्या है? एक तो उनका कारोबार गया, इतने दिन की छुट्टी होगी, बहुत सारे लोग वहाँ पे डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेली वेजर्स हैं, उनकी आमदनी नहीं हुई। दूसरा, लोगों के घरों में पानी चला गया, उनका सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया। तीसरा, वो लोग जो दुकानें थी जिनके कारोबार थे, वहां पे एक एक बंदे का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इस पानी की वजह से तबाही फैल गई है। सही। अब फिर उन मार्केटों में, उन बाजारों में बहुत से ऐसे लोग थे जो वहां पे अपनी रेहड़ियां लगाते थे, चीजें करते थे, उन बेचारों के ठेले कहाँ चले गए उन्हें पता भी नहीं। यानी कि अब उन्हें अपना रोजगार कमाने के लिए सबसे पहले तो वो ठेला नया बनाना पड़ेगा, वहां लगाना पड़ेगा। ये मैं माइक्रो से बात कर रहा हूँ। अगर आप माइक्रो से मैक्रो जाएं तो उसमें आपने देखने की सिचुएशन जो है वो क्या होगी। इसमें फिर जब कराची वाले मुतासिर होंगे तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। लिहाजा ये सारी चीजें जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो बारिशों के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये इससे ज्यादा खतरनाक होंगे। ये जो 3-4 दिन की तबाही है, हुकूमत को भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब आपकी सड़कें एक तो पहले ही खस्ता हाली का शिकार थी, मजीद टूट फूट का शिकार हो गई हैं। अभी तो मुरम्मत का कोई काम भी नहीं हो सकता। अभी इशारा है, फैसल पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने वो क्लियर तो कर दी है, ट्रैफिक हो गई है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि उसके इर्द गिर्द सब कूड़ा करकट है बन गया। जो हमने कल भी बात की थी कि होगा क्या, क्योंकि वो जो जितना कूड़ा करकट था कराची में, वो बारिश के पानी से फैल गया पूरे शहर में। अब जब वो बारिश का पानी खत्म होगा तो इससे जो बीमारियां फैलेंगी वो लेकिन चूंकि हम इस वक्त जरा खास तौर पे मईशत के हवाले से फोकस करें, तो लाली साहब मैं आपकी तरफ सवाल तो लेके आती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ी सी, अगर आप मुझे प्लीज़ इजाज़त दें, तो एक सर्वे मेरी नज़र से गुजरा जिसमें मैं ये देख रही थी कि ये पूछा गया कि कोविड के दौरान और उसके बाद की जो सिचुएशन थी उसमें सूबाई हुकूमतों के हवाले से ताजर कम्युनिटी जो थी वो कितनी मुतमईन थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ताजर कम्युनिटी गैर मुतमईन थी वो सिंध की थी, जिसमें 70% जो थे ताजर बरादरी, उन्होंने बिल्कुल यानी इस बात का इजहार किया कि वो खुश नहीं थे अपनी गवर्नमेंट से कि उन्होंने उनको ठीक तरह से डील नहीं किया, कोविड की वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ। तो 70% ताजर थे। इस बात को जहन में रखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है कि सारी इकॉनमी भी उस पर हमारी खड़ी है सर पे, और ऊपर से सिचुएशन इतनी वर्ष से वर्ष हो गई है, पिछला नुकसान पूरा नहीं हुआ, अगला और हो गया? देखिए, मैंने कल आपको गाड़ी से जब मैं बात कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि लोगों के क्या फीलिंग्स थे रिगार्डिंग गवर्नमेंट, और मैंने आपको एक मिसाल दिया, चीफ मिनिस्टर साहब। अब ये चीफ मिनिस्टर काफ़ी अबेन आदमी है, मैं आई मीन इज़ अ वेल एजुकेटेड मैन, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके सब कॉन्स्टिट्यूंसी खैरपुर है ना, इसका पॉलिटिकल करियर खैरपुर में या बनेगा या ख़त्म उधर ही होगा। इसको कराची की जो दिलचस्पी है वो उतनी दिलचस्पी है जो एक आदमी को होनी चाहिए जब उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई इसको भी चलाना है।
मैं आपसे बताना चाहता हूं देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द पीपीपी। 3-4 सीट्स हैं इधर, इनका पॉलिटिकल सपोर्ट कराची में लेस देन पीटीआई, लेस देन एमक्यूएम, लेस देन आई डोंट नो, एन लीग तो ख़त्म हो गई ना, तो एक ज़माने में उससे भी कम था। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का एक्चुअल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है, मिसाल के तौर पे एक पुलिस वाले को अगर आप ठट्टा से लाके कहते हैं पेट्रोल करो कराची का सड़क, उसको इतने इंटरेस्ट से नहीं पेट्रोल कर सकता है जितना वो ठट्टा का अपना सड़क पेट्रोल कर सकता है। वो अगर रिश्वत ठट्टा में ले तो उसको पता चलेगा, उसके रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि ये रिश्वतखोर है, तो कब लेगा। ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, जापान से लेके ब्रिटेन तक पता हुआ है कि आप जब लोकल और वही कम्युनिटी से लोग को रिक्रूट करते हैं वो उधर ज़्यादा आपको रिटर्न्स आते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक अपॉर्चुनिटी था, मिसाल अब पाकिस्तान में वाटर पंप्स बनते हैं, अच्छे वाटर पंप्स बनते हैं, पाकिस्तान में छोटे कनूज और किश्तियाँ बनते हैं जो ओर्स के साथ आप खींच सकते हैं, पाकिस्तान में और बहुत से चीज़ें हैं जो फ्लड्स के ज़माने में अगर आप बनाएं और ऑर्डर करें, लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा। साथ साथ ये आपका टाइगर फोर्स है, खुदा जाने ये क्या कर रहा है, मगर अगर हर अंडरपास के पास नज़दीक एक बोट्स के साथ लोग खड़े होते, और जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आपको वेदर तो पहले से ही पता चलता है ना, इट्स गोइंग टू बी गुड और बैड, तो कितने लोग मारे गए हैं कराची में, कितने लोग डूब के गए अंडरपासेस में। एक अंडरपास जो मैं रोज इस्तेमाल करता हूं करंट लगने से भी 80 की तो तादाद मैंने कल तक देखी थी, 80 पीपल। Yes, very right. तो मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं here are opportunities। अब आप अपने आप को पॉपुलर भी कर सकते हैं, लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट भी आता है वो छोटे स्मॉल इंजीनियरिंग लोगों के, और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। Why don't you do that? हर चीज क्या फौज के लिए ठहरेंगे? I mean it's pathetic, it is really pathetic। तो इसलिए मैं कहता हूं अब लोग सोचने आए कि यार ऐसा नहीं चलेगा। और फिर जब फौज आके करती है फिर उस पर भी तनकीद होती है कि हर चीज फौज क्यों इलाही साहब। लेकिन मैं ये सवाल थोड़ा इमरान साहब से भी डिस्कस करूंगी। इमरान साहब, हम देख लें वैसे बेशक उस्मान बुज़दार साहब पे कितनी तनकीद होती है जो कुछ भी है, लेकिन मैं जिस सर्वे का हवाला दे रही थी उसमें उनकी जो तादाद थी, जो यानी पंजाब में ट्रेडर्स की तादाद थी उनके ऊपर जिन्होंने एतमाद का इजहार किया था, वो बेहतर थी कराची की निस्बत। यानी कराची में 70% जो ट्रेडर्स थे वो कह रहे थे कि हमें फैसिलिटेट नहीं किया गवर्नमेंट ने, और हम मुतमिन नहीं है उनकी फैसिलिटेशन से जो उन्होंने किया। अच्छा समीना, मेरी जो मोस्टली बातें की ना हिलाली साहब से, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन एक बेसिक जो बात है जो उन्होंने मुराद अली शाह के हवाले से की है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये कोई बात नहीं होती कि आपका वज़ीर आला अगर कराची से नहीं है, अंदरून सिंध से है, तो उसका कराची में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं भाई, कराची भी सिंध का हिस्सा है। इस तरह तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के तमाम शहरों के शहरी तो नहीं है। ये जो भी वज़ीर आज़म होता है वो कभी कराची से हो सकता है, कभी सिंध से हो सकता है, अंदरून सिंध से, कभी लाहौर से, कभी पेशावर से। ये नहीं है। जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के तो फिर पूरे सूबे के। जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के हों या मुल्क के, आप पूरे सूबे या पूरे मुल्क के हैं। अब आ जाते हैं उनकी कारकर्दगी पे। कारकर्दगी का मामला ये है कि आप अगर कराची में डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर मैं समझता हूँ आप खैरपुर में भी डिलीवर नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि कराची में जो वसाइल आपको मैसर हैं वो तो खैरपुर में हो ही नहीं सकते। तो हमने देखा ही है अंदरूनी सिंध में कौन सी सिचुएशन बड़ी आइडियल है। मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि असल चीज है विल की। जब मुराद अली शाह साहब आए थे कायम अली शाह को हटा के, तो इन्हें बनाया गया था पिछले टेन्योर में। तो आपको याद होगा मैं उन दिनों कराची में ही था, तो उन दिनों क्या हुआ था, इन्होंने आते ही ना बड़ी रोड्स बनवाने शुरू कर दिए, कारपेटिंग शुरू कर दी। बड़े टाइम पे आना शुरू हुआ। शहबाज शरीफ साहब वाला मॉडल तो लोगों ने कहा कि चलें ये बड़े एक्टिव से वजीर आला कराची में भी अच्छा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात का क्रेडिट भी लेते थे, और लोग पीपल्स पार्टी वैसे ही वो कायम अली शाह के बाद आए थे ना, तो लोगों के लिए एक बड़ा ताजा हवा का झोंका था। बिल्कुल कि जी शायद अब काम होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये इलेक्शन जीत गए और उसके बाद दोबारा इनको वजीर आला बना दिया गया। अब एक पीपल्स पार्टी की या किसी भी सियासी जमात की एक अपनी पॉलिसी भी होती है। अब मुराद अली शाह वजीर आला ज़रूर हैं, लेकिन
डिफेक्टिव वज़ीर आला अगर आप समझें तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, वो आसफ अली जरदारी भी हैं। वो तो हमारे यहाँ चलता है ना, फिर पीछे किंग मेकर तो कोई और इसी तरह से चलता है। अब ये सारी चीजें देखें कि वो उनके भी हाथ की जगह पे बंदे हैं, उनको भी काम करने के लिए वहां से मंजूरी भी लेनी पड़ती है, उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। लेकिन मैं तो ये हैरान होती हूँ कि आखिर ऐसी प्रॉब्लम अगर वहां पे आप डिलीवर करेंगे, आपकी नहीं भी वहां पे वोट बैंक है तो बन जाएगा ये, तो और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा ना। और वैसे भी अगर आप इसी तरह कराची को इग्नोर करेंगे तो आप फिर सिंध में भी जो हाल हो रहा है आपका, आप मजीद सुकरते चले जाएंगे, फिर आपके लिए सिंध में हुकूमत बनाना भी मुश्किल हो जाएगी। कितनी देर तक लोग बर्दाश्त करेंगे। वेरी राइट। चलिए जी, देखते हैं अब कोई इस सारे मामले से जागता है या नहीं, या फिर इसी तरह सब सो जाएंगे दोबारा जब ये मामला मानसून ख़त्म हो जाएगा, बारिशें ख़त्म हो जाएंगी और फिर सब लंबी तान कर सो जाएंगे, या फिर वाकई जो इस दफ़ा झंझोड़ा है बारिशों ने ये इनको जगा के रखेंगी और ये वाकई कराची के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ आएंगे तमाम हुक्मरान और मिलकर हल भी निकालेंगे। इसी एक ख्वाहिश के साथ अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। कुछ कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर ही हैं, अभी तक 1 साल से ज़ायद हो गया, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इसमें क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, एक ब्रेक के बाद बताएंगे। आरएसएस और मोदी का जो नज़रिया है, जो प्रचार है, वो किसी से अब ढका छुपा नहीं है और वो सब जानते हैं कि वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है और यही उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है, जो कि प्लान तो पहले ही से था, बाकायदा उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी और वह है हिंदुओं की कश्मीर में आबादकारी, जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो अक़लियत है उसको अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए, यानी मुसलमानों की तादाद कश्मीर में कम हो जाए और हिंदुओं की तादाद कश्मीर में ज़्यादा हो जाए और इसके लिए बाकायदा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें कोई भी बाहर का शख्स यानी हिंदुस्तान से हिंदू जाकर डोमिसाइल हासिल कर सकता है कश्मीर का और इस तरह वहाँ का शहरी अपने आप को साबित कर सकता है। तो जनाब, इस तरह की सिचुएशन करने से क्या ये सारी जो ड्रामेबाजी है कामयाब भी हो सकती है या नहीं, और इसको रोका कैसे जा सकता है, उसके बाद क्या फिर इंडिया तैयार हो जाएगा इस तस्वाबे राय के लिए, इस मास्टर प्लान के पीछे उनका असल टारगेट क्या है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और पहले हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए, तब आपको क्या नज़र आ रहा है? ये प्लान तो अपनी तरफ से बड़ा बनाया है मोदी साहब ने, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई कामयाब हो सकता है या इसको रोका जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये प्लान जो है ये सीधा वही प्लान है जो नेतन्याहू ने गाज़ा में इम्प्लीमेंट किया था और इसका दोस्त मोदी को इसने मशवरा ये दिया है कि तुम ये करो और ये पॉपुलेशन का कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी से हिंदू मेजॉरिटी कर लो। देखिए, बात असल ये है कि ये तो सबको पता है ये इसका गोल है और हम देख रहे हैं कि जो गाज़ा में होता रहा है अंडर नेतन्याहू वो पूरी मुस्लिम दुनिया को पता था और ख़ास तौर OIC को, मगर एक सेटलमेंट भी नहीं रोका कि इसलिए कि OIC एंड द मुस्लिम वर्ल्ड अपोज इट। नेतन्याहू ने कहा भाड़ में जाओ, वो करता गया। अब आके रिकग्निशन के लिए उसने टेम्परेरीली कहा है कि मैं वो फ्रीज करूँगा टेम्परेरीली, मगर अब उस पर भी लड़ाई हो गई है। UAE को पता चला कि ये झूठा है और ये जाके वही करेगा जो कह रहा था, एनेक्सेशन भी अब शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ OIC, मुस्लिम वर्ल्ड और हमें पता है कि ये होना था। अब वक्त आ गया है। मुसलमान दुनिया के बारे में तो द लेस सेड द बेटर, वो कुछ नहीं करेंगे और उधर के जो लीडर्स हैं मुसलमान दुनिया के वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। और अजीब सी बात है कि उस वक्त उनका इन्वेस्टमेंट एट रिकॉर्ड पिच है जब वन बिगट मर्डरर टेररिस्ट, जिस आदमी ने जिसका ट्रैवल प्लान्स चेंज करना पड़ा इसलिए कि कुछ मुल्क, ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उसके ख़िलाफ़, उन मुल्कों में और उन मुल्क के पार्लियामेंट्स में। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो तो कुछ नहीं करेंगे। अब आ गए आप कश्मीरी पे और आप खुद, कश्मीरी क्या करेगा?
वो कर रहा है, वो उठ रहा है, वो लड़ रहा है, वो ईंटों के साथ लड़ रहा है, वो मर रहा है, मारा जा रहा है। उसके घर में आके जो हद कर रहे हैं उसके खिलाफ पूरी दुनिया को पता है। 10 UN ह्यूमन राइट्स एजेंसीज ने रिकॉर्ड किया है, नोट किया है, मगर फिर भी वो चल रहा है। सही। अब वो आस्ते आस्ते हथियार उन्होंने उठाया है, कुछ ये मार रहे हैं उनके फोर्सेस को, मगर अब ये हमारा वक्त आ गया है। हमें ओपनली कहना चाहिए कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, और हम उनको मदद कह रहे हैं, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे कहने से। मॉरली, नॉट ओनली, नहीं, वेट अ मिनट, नॉट ओनली मॉरली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, बट इन एवरी वे। इसलिए कि वो मारे जा रहे हैं, इसलिए कि जो हो रहा है इट्स स्लो जेनोसाइड। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर इसलिए कि ये हो रहा है पेनल्टीज आए, मुसल्लत किया जाए, ठीक, और अगर हिंदुस्तान जंग के तरफ आए तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसलिए अगर हमारे हथियार जो हैं अगर वो इसीलिए बने हुए हैं कि हम दब जाएं या उनको कभी इस्तेमाल ना करें, या कभी कहते रहे डिटेरेंट, और हमारी तो सारी जगह ही सर कश्मीर पर हुई है ना, मसला ये है। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, सही। हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए। मैं आपके तरफ दोबारा भी पहले तो अपने अवाम को तैयार करो। बिल्कुल सही। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन इमरान साहब, हम हिलाल साहब जो बात करते हैं पाकिस्तान खड़ा हो जाए, हम तो खड़े हैं, अब हम तो वाक़तन भी खड़े हैं, जुम्मे के दिन आधा घंटा भी खड़ा होते हैं। उसके बाद जो सफारती ताल्लुकात हो सकते थे वो कोशिश की गई। पिछली बार हमने देखा जनरल असम्बली में बड़ी अच्छी तकरीर हुई, इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग्स हैं, और वहाँ पे इसके अलावा भी साइड लाइन पर 100 मुलाकातें हुई थी, उस वक्त भी बातें की हैं सारी इमरान खान साहब ने। तो हम तो काफ़ी ओपनली मुकदमा लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी कोशिशों का। समीना, आज ना अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ 10 मुहर्रम शुरू हो चुका है, और यहाँ देखें योम आशूर के हवाले से जुलूस भी निकल रहे हैं, लेकिन एक करबला जो है ना वो इस वक्त कश्मीर में भी है। कश्मीरियों को भी आज उसी करबला का सामना है। आप ये देखें कि उनको वहाँ पे मजहबी तौर पे जुलूस निकालने की इजाज़त भी नहीं दी गई, और जिन्होंने निकालने की कोशिश की उन पे एपलेट गन से फायर भी किए गए। अब ये देखें आपके इतना जुल्म है, और उसके मुकाबले में उड़ीसा में हिंदुओं को, RSS के गुंडों को, जो उनका कोई हिंदुओं का त्यौहार था, उनको जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई है। ये खेल खेला ही सिर्फ ये जा रहा है कि मुसलमानों को किस तरह से अक़लियत में बदल के तो इस तस्वाब राय जो है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कराना भी पड़े तो वो इस तरह से करा उस वक्त जाके हो जब इनकी मेजॉरिटी हो जाए, जब इनकी मेजॉरिटी हो। इसलिए ये पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान हम तो टिल लगा बैठे हैं सारा, अब क्या नहीं, ये टिल बातों से नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना कि कश्मीर जो है वो करारदाद मुज़म्मत से नहीं, हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होगा। इस तरह से नहीं होगा। आप या तो कश्मीरियों से कह दें कि यार हम ईमान की इस कमज़ोर तरीन हालत में हैं कि हम तुम्हारी सिर्फ दिल में ही मदद कर सकते हैं, या फिर आप जो इस तरह हिलाली साहब कहते हैं आपको कश्मीर के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया को ये कह दें कि ये कश्मीरियों की नहीं, ये हमारी जंग है, हम उनके साथ लड़ेंगे, वो फ्रीडम फाइटर्स है और हम उनका साथ देंगे। सही। अगर आप इस तरह से नहीं करते, किसी तौर भी एक ऐसा मौक़िफ़ नहीं लेते, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप कश्मीरियों की उस तरह से आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर इस हवाले से भी बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि खुद को कहते हैं कि वो कश्मीर के सफ़ीर है, आगे ज़ाहिर है फिर से हम देख रहे हैं कि अहम इजलास आ रहे हैं, तो क्या वो अपनी सफारतकारी को मज़ीद तेज़ करेंगे या कुछ और ऑप्शन ढूंढा जाएगा कश्मीरी अवाम के मसाइल का? इस पर हम बात करते रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।